है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे पहले वाली वीडियो में हम केन्स की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली जो थ्योरी है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। देखिए, सबसे पहले जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो हमें दिया था एफ खान ने। अब इन्होंने जिस मल्टीप्लायर की बात की थी उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, लेकिन केन्स ने जो बात की थी वो बात की थी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। ओके, तो आज हम केन्स के टू सेक्टर मॉडल का यूज करके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने केन्स के टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा है, वहां पे हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू में कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है, इसे ही हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होती है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होती है, पर जो केन्स ने यूज करी थी वो एग्रीगेट डिमांड यूज करी थी। तो ये जो टर्म है ये सेम ही मतलब है इन दोनों का। अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड को फिगर में देखें तो ये जो लाइन है ये एग्रीगेट डिमांड लाइन है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इसे ही हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व कहते हैं। अब ये मिलके किससे बनती है? कंजप्शन से प्लस इन्वेस्टमेंट से। कंजप्शन कर्व जो होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारी कंजप्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वहीं पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो हमारे केन्स ने बोला था कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ऑटोनोमस ऑफ इनकम होती है, तो यानी कि इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? सेम की सेम रहेगी। तो इस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को मिला के बनती है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, जिसे हम एग्रीगेट आउटपुट कर्व भी कहते हैं और जिसे हम इनकम लाइन भी कहते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है कंजप्शन प्लस सेविंग की, और इसे ही हम इनकम लाइन कहते हैं। यानी कि नेशनल इनकम भी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, और इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये ओएम लाइन है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई लाइन या फिर कह लीजिए एग्रीगेट आउटपुट लाइन है। अब जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई लाइन एग्रीगेट डिमांड लाइन को मिलती है वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यानी कि इस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू में एग्रीगेट डिमांड होगी, या फिर कह लीजिए कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी हमारी एग्रीगेट सप्लाई या फिर नेशनल इनकम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब अगर हम कंजप्शन फंक्शन की बात करें तो कंजप्शन किसके इक्वल होती है? a प्लस बी वाई। यहाँ पे a का क्या मतलब है? a क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन का क्या मतलब होता है कि ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए अगर इस हम लाइन को आगे मिलाएं तो ये यहाँ पे मिलती है, ना कि ओरिजिन पे। क्यों? क्योंकि अगर इनकम जीरो भी होगी तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे होते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ये हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती। वहीं पे अगर इस टर्म की बात करें तो ये हमें बताती है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारी कंजप्शन कितनी इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो बी है इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। यानी कि अगर हमारी इनकम चेंज हो तो हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। मान लीजिए हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़ी और उस 100 रुपये से इनकम बढ़ने पे हमने 75 रुपये क्या कर लिए? खर्च कर लिए, तो हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ जाएगी? 0.75 आ जाएगी। यानी कि अगर हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़ती है तो हम 75 रुपये क्या कर लेते हैं? खर्च कर लेते हैं। और ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। वो कैसे? देखिए, अगर हम मान लें कि हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़ी और वो 100 के 100 हमने खर्च कर लिए, ठीक है, हमने कुछ नहीं बचाया, तो हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 1 है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़ी, हमने 0 रुपये खर्च किया, कुछ भी खर्च नहीं किया, सब कुछ सेव कर लिया, तब हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ गई? 0 आ गई। तो इन दो वैल्यू के बीच में हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। इसके साथ एक और टर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। का मतलब होता है कि अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो हम उसमें से कितना सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 100 के 100 क्या कर लिए थे? कंज्यूम कर लिए थे। यानी कि हमारी इनकम बढ़ी, हमने सेव कितने किए थे? 0 रुपये किए थे। इसका क्या मतलब आ गया कि जब हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 थी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव क्या थी? 0 थी। इसी तरह अगर हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इस केस में निकालें जब हमने कंज्यूम 0 रुपये किए, तो यानी सारे के सारे हमने क्या कर लिए? सेव कर लिए 100 के 100 रुपये। 100 रुपये से हमारी इनकम बढ़ी, 100 के 100 हमने सेव कर लिए, तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो जब मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 था, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव 0 था। जब मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 था, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव 1 था। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है?
1 के इक्वल होती है अगर इनको ऐड करते हैं। तो अब हमें क्या क्या पता लग गया। देखिए, एक तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये सब बातें हमें पता लग गई। अब हमें पता है इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है जिसमें ए ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बी हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और वाई हमारी इनकम है। आई क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनोमस इनकम होती है। ऑटोनोमस ऑफ इनकम का क्या मतलब है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कि केन्स ने बोला था। अब हमें पता लग गया कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होती है इक्विलिब्रियम पे। अब अगर हम c की वैल्यू ये रखें, यानी कि c का ये फंक्शन रखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में a प्लस बी वाई प्लस आई। अब बी वाई को हम उस साइड ले जाएंगे, तब क्या वैल्यू आ जाएगी, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू में a प्लस आई। अगर हम y बाहर कॉमन ले लें तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू में a प्लस आई। तो y की क्या वैल्यू आ गई, ये 1 माइनस बी क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन में 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। अब अगर हम इस y को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू i, तो क्या आ जाता है, डेल y अपॉन में डेल i इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस बी। ये a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू i डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, k से भी डिनोट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम k से भी डिनोट करते हैं। तो हमसे पूछा जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, डेल y अपॉन में डेल i, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज करने से हमारी इनकम कितनी चेंज होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कह लीजिए 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हमें पता है कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमें मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना हो, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह हम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव लिख सकते हैं, 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। दूसरा एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये होता है, आई ऑटोनोमस ऑफ इनकम होता है, और हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ये आ गई। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली हमें बताता गया है। देखिए, मान लीजिए हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू है 0.75, तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 0.25। किसके इक्वल आ गया, पॉइंट घटा 100 आ गया, 25 से 4 पे गया, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। यानी कि हमारी अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से बढ़ जाए, अगर हम इकोनॉमी में 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारी इनकम किसके इक्वल आ जाएगी, डेल वाई अपॉन में डेल आई इज इक्वल टू में 4। तो डेल वाई कितना आ जाएगा, 4 इंटू डेल आई, यानी कि 400। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है, तो यानी कि 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने से 400 रुपये की इनकम जनरेट होती है। इसी तरह अगर हम 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी 4 गुना इनकम जनरेट होगी, यानी कि 800 रुपये इनकम जनरेट होगी। इसी तरह अगर हम 300 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में, तो हमारी 1200 रुपये की इनकम जनरेट होती। ये बताता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। वो कैसे, देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, डेल वाई अपॉन में डेल आई इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी। ओके, अब हमें पता है एम पी सी इन दोनों के बीच में ही वेरी करेगा, ना 0 से कम हो सकता है ना 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो मान लेते हैं हमारी एम पी सी की वैल्यू 1 है, तब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 0 इज इक्वल टू में इन्फिनिटी, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हम इकोनॉमी में 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम इन्फिनिटी से बढ़ जाएगी। ओके, इसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तब निकालें जब हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू में 1। तो अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 है। ठीक है, अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्फिनिटी है। तो इससे एक बात तो हमें और पता लगी, अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक और बात हमें इससे पता लगी कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम के, यानी कि जैसे जैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम बढ़ेगी हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। इसे हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0.5 है, तब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू में 1/0.5, ये गया 2 से, तो ये आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 2। वहीं पे अगर हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0.5 से बढ़ के हो जाता है 0.75, तब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा 1/1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि 0.75, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/0.25, पॉइंट गया ऊपर 100 हो गया 25 4 पे जा। तो जब हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0.5 था मल्टीप्लायर 2 था, जब मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0.75 था मल्टीप्लायर हमारा 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम बढ़ेगा हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह जैसे जैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव की वैल्यू बढ़ती है मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है। ये तो हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें डायरेक्ट भी, लेकिन अगर हमने प्रूव भी करना हो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है 1/में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव 0.5 है तब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा 1/0.5 यानी कि 2। वहीं पे हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव 0.75 है तब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा 1/0.75 1.33। तो आप देख सकते हैं जब 0.5 था मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव तब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 2 था। जैसे ही मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 2 से घट के 1.33 हो गया। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव के। अब हम दो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस बेस पे। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमें बोल रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुई इकोनॉमी में 100 करोड़ की, यानी कि डेल आई इज इक्वल टू में 100 करोड़ रुपीज है। ठीक है, तो हमारी नेशनल इनकम किससे इंक्रीज हो गई, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई 1000 करोड़ से। ओके, तो हमें मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है डेल वाई अपॉन में डेल आई इज इक्वल टू में 1/1 माइनस MPC। डेल वाई हमें कितना दिया है 1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितनी करी है हमने 100 करोड़ की, 1/में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें निकालना है। ये इससे 2 जीरो गई, क्या आ गया 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू में 1/10। अगर ये MPC इधर ले जाएं और ये 1/10 इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा, तो हमारी MPC की वैल्यू आ गई 10 माइनस 1/10, या फिर कह लीजिए 9/10 इज इक्वल टू में 0.9 आ गया हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ ये दो वैल्यू दी होती और पूछा होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालिए क्या होगा, तो इसका क्या मतलब होगा डेल वाई अपॉन में डेल आई हमारा क्या होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इनकम में कितना चेंज आया 1000 का, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है 100 का, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10। मल्टीप्लायर 10 होने का क्या मतलब है कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से 1000 रुपए हमारी इनकम बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी इनकम कितने से बढ़ेगी 2000 रुपए से। इसी तरह अगर हम 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी इनकम कितने से बढ़ेगी 3000 रुपए से। वहीं पे अगर हमारे से क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम की वैल्यू ये है, हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताइए, तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। तो क्या आ गया 1/1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 1/में 0.1, 1 गया ऊपर 10 चला गया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 10 आ गया। यही हमने यहाँ पे निकाला था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 10। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिए एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरीके से आए तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस तरह सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए 2000 करोड़ से, यानी कि डेल आई की वैल्यू है 2000 करोड़। ओके, तो हमने निकालना है चेंज इन इनकम कितना होगा जब मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव दिया है 0.25, यानी कि MPS इज इक्वल टू में 0.25 हमें दिया है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देंगे डेल वाई अपॉन में डेल आई इज इक्वल टू में 1 में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमें सेव दिया है तो हम सीधा सेव का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डेल वाई हमें निकालना है, डेल आई हमें दिया है 2000 करोड़ इज इक्वल टू 1 में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है 0.25, तो डेल वाई आ जाएगा, ये 2000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2000 अपॉन में 0.25 पॉइंट हटा मल्टीप्लाई में 100 चला गया, 4 पे जा, ये आ गया 1000। तो इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी में 2000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमारी इनकम कितने से बढ़ रही है 8000 की। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी अगर हमें पूछी होती तो हम कैसे निकाल सकते थे 8000 अपॉन में 2004।
यानी कि 4 गुना हमारी इनकम बढ़ेगी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की है तो हमारी इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 400। इन्वेस्टमेंट 200 की है, इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 800। इन्वेस्टमेंट 2000 की है, इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 8000। और ऐसे भी निकाल सकते थे हम मल्टीप्लायर 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि 1 अपॉन में 0.254। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हम किसी भी तरीके से इधर निकाल सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, या फिर कह लीजिए 1 अपॉन में MPS। और मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है, और उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की, या इनडायरेक्टली की जगह इन्वर्सली लिख लीजिएगा। अब केन्स ने जब ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया तो उसने 2 अजम्पशन मान के चला था। वो पहली ये थी कि उसने टाइम लैग को इग्नोर कर दिया था। टाइम लैग का क्या मतलब होता है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट करी, तो ऐसा नहीं है कि इस साल इन्वेस्टमेंट करी और अगले साल जाके इनकम बढ़ रही है। टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम को बढ़ने में कुछ टाइम लगता है, जो कि इसने इग्नोर कर दिया था। सेकंड अजम्पशन इसने मानी थी कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो मल्टीप्लायर क्या करेगा? मल्टीप्लायर इनकम बढ़ा सकता है, मल्टीप्लायर इनकम नहीं बढ़ाएगा। मल्टीप्लायर सिर्फ काम करेगा प्राइस बढ़ाने का। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगा अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अब मल्टीप्लायर का काम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वैसे भी जब केन्स की थ्योरी आई थी तो ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन बनी हुई थी, ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल थी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी कम हुई थी और डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। तो इसलिए उसने ऑलरेडी मान के चला था कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए इकोनॉमी में। तो ये इंपॉर्टेंट 2 अजम्पशंस हैं केन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।